बात हो जाए अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की, जिसके लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक यहां पर मतदान होगा, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इस सीट पर कुल 2,57,866 मतदाता हैं, जिसमें से 1,29,372 पुरुष और 1,28,492 महिला मतदाता हैं। चुनाव के लिए कुल 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिनमें 1,485 मतदान कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, लेकिन जेजेपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हो गया है। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। सुबह से ही सुबह 7 से 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग फीसदी अभी तक का जो निकल कर सामने आया है वो है 17%। अभी तक करीब 17% तक वोटिंग हुई है। चलो, क्या कुछ हालात है वोटिंग को लेकर वो हम जानेंगे। सीधे आपको अमरवाड़ा लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अभी तक 17% वोटिंग हुआ, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं? कितना उत्साह है उपचुनाव में वोटिंग को लेकर जनता में? बिल्कुल सुमित, उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि उपचुनाव है और इसे लेकर मतदान केंद्रों में इकट्ठी भीड़ हमको नजर नहीं आई है, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है अमरवाड़ा का, और जिस तरीके का मानसूनी सीजन बना हुआ है उसकी वजह से लोग धीरे धीरे मतदान केंद्रों में आए। इस वक्त मैं जबलपुर, माफ कीजिएगा, हर्रई विधानसभा, जो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है उसके हर्रई ब्लॉक में मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो तमाम मतदाता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह से ही थोड़ी लाइनें लगती हैं, फिर लोग आ जाते हैं, फिर जाते हैं, और इस तरीके से इक्का दुक्का मतदाता जो है लगातार अपना मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मतदान केंद्र है इसमें 4 बूथ बनाए गए हैं और हर एक बूथ में लोग जो है वोट डाल के, आप वोट डाल के आ रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर युवा भी हैं, वोट डाल के आए हैं। क्या कहेंगे आप, क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर वोट डाला, क्या कहेंगे? हाँ, क्षेत्र के विकास में उपचुनाव है तो हाँ, उत्साह है ये लोगों में? हाँ, उत्साह तो है। हाँ। आपने वोट डाल दिया? साइन बताइए। ये देखिए, ये वोट डाल के आ गए हैं, युवा मतदाता हैं, और अपील करेंगे कि सभी लोग भी घर से निकलें। हाँ, सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। हमारा मतलब कहना चाहिए सर्वप्रमुख अधिकार है, किसको में करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए, भले ही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी लोग जागरूक हैं और लगातार मतदान कर रहे हैं, क्योंकि जो 9 बजे तक के आंकड़े आए हैं उसमें 17% मतदान अमरवाड़ा विधानसभा में हो चुका है। अब स्वाभाविक बात है, शाम को 6 बजे तक ये मतदान होना है। आप देख सकते हैं कि अभी भी मतदाता जो है वो लगातार आ रहे हैं, लगातार जो है वो मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं, और लगातार ये जो, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र भी इसके पहले हम देख सकते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर लगातार तैनात हैं, CISF के जवान यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, और लगातार निगरानी, सतत निगरानी जिसे हम कह सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां ना हो, उसके लिए यहाँ पर अधिकारियां हैं। मैं कोशिश करूंगा सर आपसे बातचीत करने की, क्योंकि उपचुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी चुनाव, खासकर पुलिस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसी व्यवस्था है? हर्रई थाना क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है, जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं उन पर भी बल लगा है, और इसके अलावा जो देहात क्षेत्र है वहाँ भी हमारी पूरी CISF की कंपनी लगी हुई है, और सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। 10 बज गए हैं सर, 3 घंटे तक लगभग हो चुके हैं। कहीं से कोई अप्रिय घटना या कहीं कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं है। लोगों में बड़ा उत्साह है और वोटिंग के लिए आ रहे हैं। मौसम भी खुला हुआ है, मौसम भी खुला, साथ दे वोटिंग प्रतिशत बढ़े। हालांकि निर्वाचन आयोग के अधिकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी एक पार्ट होता है। कमलेश शाह भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे, क्या कुछ टाइमिंग उनकी इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बताइए, और क्या कुछ सियासी समीकरण है अमरवाड़ा के? और कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है और लोग बिल्कुल जागरूक हैं लोग आए बिल्कुल। तो देखिए, जैसा सुमित आपने सवाल किया कि बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश शाह, उनको भी वोट डालना है। तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच की टाइमिंग यहाँ पर नजर आ रही है कि वो अपने घर से निकलेंगे, और एक ग्रामीण क्षेत्र का जो बूथ है वहाँ पर वो अपने मत का इस्तेमाल करने जाएंगे। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी जो धीरन शाह, उन्होंने ज़रूर अपना वोट जो है सुबह के वक्त ही डाल दिया, और अब वो तमाम बूथों पर निकलने की जो है निकले हैं। दुर्गेश, नजरें बना रखिएगा।
लगातार हम आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कमलेश शाह वोट डालेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी ने वोट यहां पर डाल दिया। आगे बढ़ते अब छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा, हमारे सहयोगी दुर्गेश ने आपको बताया, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने अंचलपुर धाम के मतदान केंद्र में सपरिवार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अंचल धाम में सपरिवार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने अंचलपुर धाम के मतदान केंद्र पर परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे धीरेन्द्र शाह। अब बात कुछ और खबरों की। विधायकों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बैठक होनी है। आज जबलपुर उज्जैन संभाग के विधायकों से मुलाकात होगी। आज दोपहर 1 बजे के बाद होगी सीएम हाउस में मीटिंग। इसके बाद भोपाल नर्मदापुरम संभाग के विधायकों से भी मुलाकात होगी। मंगलवार को सीएम हाउस में भी रीवा शहडोल संभाग के विधायकों की बैठक है। सीएम ने विधायकों से मांगा है विकास का रोड मैप। विधायकों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बैठक। आज जबलपुर उज्जैन संभाग के विधायकों से मुलाकात है। आज दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में मीटिंग है। मीटिंग के बाद भोपाल नर्मदापुरम संभाग के विधायकों से मुलाकात होगी और मंगलवार को सीएम हाउस में भी रीवा शहडोल संभाग के विधायकों से बैठक है, मुलाकात है। विधायकों से विकास का रोड मैप मांगा है मुख्यमंत्री ने। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं भोपाल से लाइव। विवेक, विकास का रोड मैप मांग रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जाहिर सी बात है, विकास की गति को रफ्तार देने के लिए ऐसी बैठकें होना जरूरी भी। बिल्कुल सुमित, सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया है और बजट में क्या क्या प्रावधान है ये तमाम सारे विधायकों को भी जानकारी दी जा चुकी है। अब क्षेत्र में विकास कैसे करना है, कौन कौन से रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, क्या नए प्रोजेक्ट है, इसके संबंध में मुख्यमंत्री खुद विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। कल शहडोल और रीवा के विधायकों के साथ चर्चा की थी और तभी उन दोनों संभाग के विधायकों से रोड मैप मांगा था कि आखिर उनके जिले में कैसा विकास किया जाना चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें सरकार बजट दे सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और आज भी जबलपुर और उज्जैन संभाग की बैठक है। उसके बाद भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों के साथ बैठक है। यानी कि ये माना जा रहा है कि बजट को लेकर सरकार ये चाहती है कि विधायकों की भी रायशुमारी हो और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद 1 बजे से उनकी रूटीन मुलाकातें जो हैं उसमें विधायक शामिल रहेंगे और सीएम आवास में उनसे ये चर्चा की जाएगी कि आखिर वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। क्योंकि सीएम ने इससे पहले भी, जब आचार संहिता लागू हुई थी उससे पहले भी मार्च में विधायकों से 25 से 50 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी मांगी थी। विधायकों ने जानकारी दे दी थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से टेंडर जारी नहीं हो पाए। अब फिर से एक बार रिव्यू किया जा रहा है कि उन प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव किया जा सकता है या फिर और कोई नया प्रोजेक्ट है। तो इसलिए विधायकों को सीएम सबको बुलाया है और 1-to-1 चर्चा करके ये तय किया जाएगा कि आखिर अधिकारियों के साथ कि आखिर कितना बजट दिया जाना है। सुमित, ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसकी मंजूरी दे दी है। दुर्ग और अभनपुर में शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसकी मंजूरी दे दी है। दुर्ग और अभनपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव। रोहित, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बेहद अच्छी खबर, दुर्ग और अभनपुर में 2 नए मेडिकल की सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में अभी वर्तमान पे 10 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन एमबीबीएस के बड़े छात्र लगातार निकल रहे थे और उनको छत्तीसगढ़ में सीटें नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण उनको दूसरे राज्यों का भी रुख करना पड़ता था। जिसके बाद में अब ये फैसला लिया गया है नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से। ये फैसला है कि 2 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो छत्तीसगढ़ में खोले जाएँ। कल कुल 131 से ज़्यादा कॉलेजों की सूची जारी हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी 2 कॉलेज खोलने की लेकर अनुमति मिल गई है। अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, साथ ही इसके विस्तार का काम किया जाएगा। राजिम और अभनपुर, रायपुर से लगा हुआ है राजिम, तो यहाँ पर राजिम है और अभनपुर है, दोनों ही कॉलेज रायपुर से लगे हुए हैं। तो ऐसे में राजधानी के एमबीबीएस के जो छात्र हैं उनको बड़ी जो सहायता है वो मिलती हुई नजर आएगी और जल्द इसको लेकर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू होगा और 1 से 2 सालों पे इस कॉलेज की जो शुरुआत है वो की जाएगी और नए सत्र से बच्चे इस पर एडमिशन भी ले सकेंगे।
ठीक है रोहित, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, बात बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक की, जिसका आज दूसरा दिन है। 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठकें होंगी। हारे हुए बूथों पर बीजेपी का फोकस है। हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी इसको लेकर। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठकें। हारे हुए बूथों पर बीजेपी का फोकस रहेगा। हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। रायपुर से खबर है, बीजेपी कार्य समिति की बैठक रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक ले रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए हैं बैठक लेने के लिए और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए थे तब स्वागत किया था सीएम विष्णुदेव साय ने उनका। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में शुरू हो चुकी है। दीनदयाल ऑडिटोरियम में बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक ले रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल बैठक को लेकर, वो जानेंगे। सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। रोहित मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, क्या मकसद है आखिर इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए सुमित, ये मंत्रालय में बैठक हो रही है जिसपे शहरी जो मंत्री हैं, शहरी आवास, इसके अलावा ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो कल देर शाम यहाँ पहुंचे हुए थे और आज सुबह 9 बजे वो मंत्रालय पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद थे। 3 विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा मुख्य सचिव भी मौजूद थे और वो तमाम अधिकारियों को और मंत्रियों की मौजूदगी पे 3 विभागों की समीक्षा बैठक की गई। सबसे पहले ऊर्जा विभाग को लेकर चर्चा की गई कि किस प्रकार से, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऊर्जा के मामले पे, इलेक्ट्रिसिटी के मामले पे सरप्लस स्टेट है, तो इसको और किस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र पे आगे काम करना है, इसको लेकर चर्चा की गई। आवास को लेकर लगातार स्वीकृति दी जा रही है और कल कैबिनेट की बैठक में भी 47,000 से ज्यादा नए आवासों को स्वीकृति दी गई और पहले से ही 18 लाख से ज्यादा आवास बनाने का जो टारगेट है वो रखा गया है। तो उसकी गति किस प्रकार से आगे बढ़ानी है उसको लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा शहर में किस प्रकार से आगामी समय पे, क्योंकि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और ये जो पूरा सेंट्रल का एरिया है, इन सेंट्रल एरिया पे जैसे नोएडा के तर्ज पे SCR बनाना है, स्टेट कैपिटल रीजन बनाना है, तो उसको लेकर चर्चा की गई कि उसके लिए फंड जो है वो जारी कर दिए गए थे। कल कैबिनेट के मंत्री बैठक पे मंजूरी भी दे दी गई, तो उसका काम किस प्रकार से आगे चलाना है। तो कई महत्वपूर्ण विषय थे जिसको लेकर मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक की गई है और तमाम चीजों को, छत्तीसगढ़ को विकास की राह पर आगे ले जाने लेकर चर्चा हुई है। ठीक है रोहित, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में छत का हिस्सा गिरने का मामला है ये, और मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। जन सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट देने को कहा गया है। उच्च अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 1 महीने में रिपोर्ट भी मांगी है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में छत गिरने का ये मामला है। अब मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, विवेक पांडे जुड़े हुए हैं। विवेक, काफी संवेदनशील मसला, काफी गंभीर विषय, मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। अब विवेक, मेरी आवाज अब जी कार्रवाई की जाए और 1 महीने में प्रतिवेदन भेजा जाए, क्योंकि हमीदिया की इमरजेंसी बिल्डिंग में, और सबसे बड़ी बात है इमरजेंसी रूम में फॉल्स सीलिंग गिरने के मामले में आयोग ने संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि जन सुरक्षा का मामला है, इसलिए रिपोर्ट बनाकर आयोग को पेश की जाए। आयुक्त और अन्य अधिकारियों को मामले की जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं। और पिछले दिन देखने के लिए मिला था कि हमीदिया में डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे जिस समय ये फॉल्स सीलिंग गिरी। एक बड़ी बात है कि हमीदिया अस्पताल बनकर तैयार हुए 1 साल पूरा हो चुका है और इसके बाद इसमें गुणवत्ताहीन काम देखने के लिए मिला। इसलिए राज्य मानवाधिकार आयोग ने मरीजों की सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा उपकरणों की जांच को लेकर आयोग ने प्रतिवेदन मांगा है और कहा क्या क्या इसमें नए कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि फॉल्स सीलिंग गिरने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमीदिया की बिल्डिंग को लेकर कई सवाल उठते आ रहे हैं।
इसलिए राज्य मांगा कर आयोग की 1 महीने में प्रतिवेदन मांगा था। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। भोपाल के बावड़िया कला में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था और इसके विरोध में बजरंग दल ने दाना पानी के पुल के पास चक्का जाम कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता रोड पर ही पुलिस के खिलाफ धरना पर बैठ गए। वहीं मामला बढ़ने के बाद सिपाही पर कार्रवाई करते हुए सिपाही आशीष श्रीवास्तव को एसीपी कार्यालय अटैच कर दिया गया है। सरगुजा जिले में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ। हरकत में प्रशासन आया है। जिले के मैनपाट में पीएम आवास योजना के तहत गड़बड़ी पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ अमन यादव को पद से हटा दिया। बता दें कि कलेक्टर ने एसडीएम के माध्यम से गड़बड़ी की जांच करवाई थी, जिसमें 900 से अधिक हितग्राहियों के खातों में योजना का पैसा ही नहीं गया। उधर गरियाबंद में 93,598 निवेशकों ने 260 चिटफंड कंपनियों में 181 करोड़ का निवेश कर दिया है। अकेले राज्य में ही ऐसा अनुविभाग है जहां 37,000 निवेशकों ने सबसे ज़्यादा 100 करोड़ का निवेश चीट फंड में किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन डूबे हुए रकम की कार्रवाई की फाइल दोबारा खोल दी, जिससे रकम की वापसी की आस एक बार फिर निवेशकों में जग गई है।